हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पिछली वाली वीडियो में शुरुआत कर दी थी, लेकिन उसको वापस अपन पढ़ा देते, थोड़ा सा ही पढ़ा था अपन ने। मेन अपना पिछला जो वीडियो था वो इंट्रोडक्शन को लेकर था। सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई कैसे कैसे नोट्स आएंगे। तो टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? जो कोर्स में एनरोल्ड है उनको तो कोर्स में मिल जाएंगे, अदरवाइज फ्री मटेरियल में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर 1 के जो नोट्स है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। चलो भाई, हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी चैप्टर 1 से, अध्याय 1। चैप्टर 1 जो है वो डेटा बेस्ड है ज़्यादा, क्योंकि ये चैप्टर 1 जो है वो पूरे इकोनॉमिक सर्वे का एक तरीके से ओवरव्यू है। इसलिए इस चैप्टर से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसमें से अधिकतर चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी। इसलिए मल्टीपल इसका रिवीजन होगा। कम से कम भी 10-10 बार आपका इस चैप्टर का जो रिवीजन हो जाएगा। पहली बार जब आज आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको लगे कि फैक्ट्स मुश्किल हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही आसान जो आपको ये लगने लग जाएंगे। ठीक है ना? तो इसके अंदर जो फैक्ट्स ज़्यादा होंगे तो उससे घबराना नहीं है, उसको अपन धीरे धीरे याद करेंगे और इजीली वो आपको याद हो जाएंगे। कोई भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो उसके अंदर चैप्टर 1 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है, क्योंकि यहाँ से जीएसडीपी, जीएसवीए, इनके जो डेटा हैं वो डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक सर्वे में ने शुरुआत की है कि राजस्थान की इकोनॉमी को $350 बिलियन का बनाना है। राजस्थान की इकोनॉमी को क्या करना है? $350 बिलियन की इकोनॉमी का बनाना है। सबसे पहले तो ये बिलियन, मिलियन, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए भी सबसे आपको। सबसे पहले पता होना चाहिए। पता होगा कि नहीं होगा? देखो, अपने यहाँ पर क्या होता है कि अपन ना कोई भी एक बड़ा नंबर करना है तो हम जो 2 जीरो बढ़ाते हैं। 2 जीरो मतलब कि 1000 है, 1 लाख करना है तो क्या करें? 2 जीरो बढ़ा दो। 3 थी, 2 और कर दो। यदि मैं कहूं कि 1 करोड़ करना है तो क्या करें? 2 जीरो और बढ़ा दो। ठीक है ना? इस तरीके से हम दो दो नंबर बढ़ाते हैं। अरब करना है तो क्या करें? 2 जीरो बढ़ा दो। लेकिन ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में क्या होता है? इसमें 3-3 जीरो बढ़ाए जाते हैं। यानी कि मैं कहूं आपसे 1 मिलियन, तो ये हो गया एक तरीके से 10 लाख। अपने 10 लाख के बराबर है। मैं कहूं आपसे 1 बिलियन, तो 10 लाख में 3 जीरो बढ़ा दो। 1 जीरो बढ़ाया तो 1 करोड़ हो गया, 2 जीरो बढ़ाया तो 10 करोड़ हो गया, और 3 जीरो बढ़ाया तो 100 करोड़ हो गया। तो ये होएगा 100 करोड़। ठीक है? मैं कहूं आपसे 1 ट्रिलियन, 100 करोड़ मतलब 1 अरब, 10 अरब, 100 अरब और 1000 अरब। इस तरीके से। तो यहां पर कितनी जीरो बढ़ती है? 3 जीरो बढ़ती है। इतनी बेसिक सी बात है, लेकिन हमें ये पता होनी चाहिए, है ना? चलो भाई, तो सबसे पहले ये कहा गया कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो $350 बिलियन की होनी चाहिए वर्ष 2029 तक। आज के समय में कितनी है? तो आज के समय में लगभग लगभग $200 बिलियन के आसपास है। ठीक है ना? लेकिन हमें करनी कितनी है? $350 बिलियन। अब ये कैसे होगा? तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर यहां पर बताया गया कि 7 पैरामीटर पर हमें काम करना है बेसिकली, है ना? वो 7 पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो वो 7 पैरामीटर यहां पर बताए गए हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें ज्यादा से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ के लिए काम करना पड़ेगा। आर्थिक वृद्धि, ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, ये क्या होता है? देखो, दो तरीके से पैसे को खर्च किया जा सकता है। एक तरीका जिसमें कि आप अपनी जो जरूरतें हैं एक तरीके से वो ही पूरी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, सरकार जो सैलरी के लिए पैसा खर्च कर रही है, पेंशन के लिए पैसा खर्च कर रही है, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, वेलफेयर जो स्कीम्स है, गैस सिलेंडर फ्री दे दिया, ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, उन सब में पैसा खर्च कर रही है। ये जो पैसा है वो हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत ज्यादा कोई बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। हालांकि इनडायरेक्टली बेनिफिशियल तो होता ही है कि सैलरी से जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन मेन ये माना जाता है कि यदि आप कैपिटल फॉर्मेशन पर पैसा खर्च करोगे, पूंजी निर्माण पर पैसा खर्च करोगे, जो कि आगे आने वाले समय में आपके लिए और पैसा जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप मशीनें बनवाओगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओगे, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। मैं यदि आपसे कहूं कि आपको मैं जो वो 1 लाख रुपए देता हूं, तो आप यदि कपड़ों पर खर्च करते हो, आप यदि बाइक लेके आते हो, तो ये सब आपका कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप यदि एक तरीके से किताबें खरीदते हो तो एक तरीके से आपका कैपिटल फॉर्मेशन है।
जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की, कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात की, और इसके अलावा इन्होंने कहा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, समावेशी विकास। समावेशी विकास, समावेशी विकास क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है? एक तो मैं कहूं कि आपके देश में कुछ एक निश्चित वर्ग ही है जो कि आगे बढ़ता रहे, वो और अमीर होता रहे। दूसरा ये है कि आप सब लोगों को लेकर आगे चलो, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो, ट्राइबल्स की भी हो, रीजनल वाइज भी अपन देखें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं हो कि केवल जयपुर और अलवर में ही डेवलपमेंट हो रहा है, आपके जैसलमेर में भी होना चाहिए, आपके बारां में भी होना चाहिए, लेकिन धौलपुर में भी होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी, सबको शामिल करके चलते हुए डेवलपमेंट, समावेशी विकास। चौथा इन्होंने क्या कहा, सेक्टोरल ग्रोथ। सेक्टर मतलब कि क्षेत्र अनुसार वृद्धि। क्षेत्र अनुसार वृद्धि का मतलब आपको एग्रीकल्चर में भी अच्छा काम करना है, आपको इंडस्ट्री में भी करना है, आपको सर्विस सेक्टर के अंदर भी करना है, तो सभी सेक्टर के अंदर भी क्या होना चाहिए, एक अच्छी वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक इन्होंने बताया फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं जो प्रदान की जाए, बैंक खाते खुलवाए जाएं, लोगों को यदि कोई बिजनेस चलाने के लिए लोन चाहिए तो लोन प्रोवाइड करवाए जाए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए और ज्यादा टैक्स जो ला के देंगे, और ओवरऑल राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो $350 बिलियन के नजदीक पहुंचने के हम और ज्यादा क्या हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर यदि अपन देखते हैं तो इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 7 बातें जो बताई गई हैं। कौन कौन सी 7 बातें बताई गई हैं? सबसे पहला आर्थिक विकास के ऊपर बात कर चुके, क्षेत्रीय परिवर्तन के ऊपर बात कर चुके, पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर चुके। फिर एक ये कह रहे हैं मूल्य स्थिरीकरण, यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन, कि जो मूल्य है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, महंगाई एकदम से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जानी चाहिए, मूल्यों में एक स्थिरता होनी चाहिए। प्राइस स्टेबलाइजेशन की जो इन्होंने बात की, विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। और क्या बातें बताई इन्होंने? और इन्होंने कहा राजकोषीय प्रबंधन, फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल मैनेजमेंट क्या होता है हम इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही समझेंगे कि सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो एक प्रबंधन के तहत होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूं कि आपको यदि 10,000 रुपए घर से मिलते हैं इस महीने के खर्च करने के लिए, और आप पता लगे कि 15,000 रुपए उड़ा दिए, 5,000 रुपए का आपको क्या लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, उधारी लेनी पड़ रही है। अगले महीने फिर से आपने 5,000 रुपए तो चुकाए नहीं, 1,000 रुपए और उधारी ले ली, 6,000 हो गई इस बार उधारी, अगले महीने आपकी 7,000 होगी उधारी। इस तरीके से आपका तो ये जो उधार है ये बढ़ती जा रही है, और इस उधार पर इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ रहा है। तो आपकी जो कमाई है, आपको जो घर से पैसा मिल रहा है, वो आधे से ज्यादा तो इंटरेस्ट में चला जा रहा है, उधारी चुकाने में चला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राज्य के अंदर क्या होना चाहिए, फिस्कल मैनेजमेंट होना चाहिए। और समावेशी विकास के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। तो इस तरीके से कितने कंपोनेंट बताए हैं, तो यहां पर 7 कंपोनेंट जो बताए गए हैं। याद रखने के लिए हम इसको ऐसे याद रखेंगे, एवरी स्मार्ट सिटीजन प्लान्स फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर। एक जो स्मार्ट सिटीजन होता है वो इंक्लूसिव फ्यूचर के बारे में सोचता है। यही 7 पिलर जो है वो किसके हैं, आपके $350 बिलियन इकोनॉमी के हैं। ई का मतलब क्या है यहां पर, इकोनॉमिक ग्रोथ। $350 बिलियन के लिए हमें आर्थिक विकास करना पड़ेगा। एस का मतलब यहां पर क्या है, सेक्टोरल ग्रोथ। क्षेत्र के हिसाब से सभी सेक्टर की हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि को बढ़ावा देना पड़ेगा। टी का मतलब यहां पर क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। पी का मतलब यहां पर क्या है, प्राइस स्टेबलाइजेशन, मूल्यों में स्थिरता। एफ का मतलब यहां पर क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज,
वित्तीय सेवाएं। आई का मतलब यहां पर क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। और एफ का मतलब यहां पर क्या है, फिस्कल मैनेजमेंट, राजकोषीय प्रबंधन। तो इस तरीके से ये 7 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। अब मान लो आपको $350 बिलियन इकोनॉमी, मान लो कि आपसे मेंस के हिसाब से मैं एक प्रश्न पूछ लूं कि $350 बिलियन इकोनॉमी एक सपना है या हकीकत, क्या इसे प्राप्त किया जा सकता है? इसका मतलब कुल मिला के लिखना क्या है, लिखना यह है कि इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं और किए जा सकने वाले उपाय क्या क्या हैं, यही तो लिखना है। अब ऐसा यदि प्रश्न आपके सामने आ जाता है, एक तो है कि जैसे मैंने कहा $350 बिलियन इकोनॉमी, आप रैंडमली लिखना शुरू करोगे, एग्रीकल्चर के सर ये कर देंगे, इंडस्ट्री में ये कर देंगे, इसमें ये कर देंगे, लेकिन आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर नहीं लिख पाओगे, आप सारे पॉइंट्स को कलेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, जो 7 पैरामीटर बताए हैं उसको यहां पर लिखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, एवरी स्मार्ट, सेक्टोरल ग्रोथ, सिटीजन, कैपिटल फॉर्मेशन, प्लान्स फॉर आपके प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्लान्स फॉर एफ का मतलब क्या था, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और एफ का मतलब क्या था यहां पर, फिस्कल मैनेजमेंट। अब यहां पर इसमें क्या लिख देंगे, चैलेंजेस। ये पूरा सर्वे पढ़ोगे तो आपको चैलेंजेस पता लग जाएंगे क्या क्या है, और यहां पर क्या लिख देंगे, किए जा सकने वाले उपाय। इस तरीके से यदि $350 बिलियन इकोनॉमी भारत राजस्थान पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसको लेकर यदि प्रश्न आता है तो इस तरीके से उसका आंसर लिखा जा सकता है। बात क्लियर है यहां तक की? तो ये हमने सबसे पहला जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया। ये ना सिर्फ मेंस में, प्री में भी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। आपको लग सकता है कि नहीं आप तो मेंस के हिसाब से बता रहे हो, इनमें से 7 में से मैं दे के पूछ सकता हूं कि $350 बिलियन इकोनॉमी के आधार को बनाने के लिए सरकार द्वारा इनमें से कौन से रणनीतिक स्तंभों को शामिल किया गया है, विच ऑफ द स्ट्रेटेजिक पिलर्स आर इंक्लूडेड फॉर, या फिर इंपॉर्टेंट फॉर $350 बिलियन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इनमें से कौन से 7 में से कौन सा पिलर रखा गया है, कौन सा नहीं रखा गया। इसके निमोनिक्स याद रखना, एवरी स्मार्ट सिटीजन, प्लान फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर, सभी से एक एक शब्द जो आपको यहां पर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको याद भी हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये पूरी बात हमने की कि कौन कौन से रणनीतिक स्तंभ हैं, स्ट्रेटेजिक पिलर्स कितने हैं, 7, याद भी रह जाएंगे कौन कौन से। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम कुछ एक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर हम कुछ एक शब्दों को पहले समझते हैं। एक शब्द है जिसको अपन जीएसडीपी कहते हैं, एक शब्द है जिसको हम एनएसडीपी कहते हैं, एक शब्द है हम जिसको जीएसवीए कहते हैं, एक शब्द है जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पहले इन चारों शब्दों को समझते हैं, फिर इनके फैक्ट्स जो अपन याद करने की कोशिश जो वो करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फैक्ट्स जो शुरुआत करते हैं जीएसडीपी से। तो जो जीएसडीपी है उसको समझने से पहले हम यदि देखें कि हमें इस मानक की आवश्यकता ही क्यों है, ये जीडीपी क्यों निकाल क्यों रहे अपन, तो भाई आपको अपनी यदि ग्रोथ बतानी है, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले 1 साल में क्या अचीव किया है, तो आप बताओगे नॉलेज के बेसिस पर कि हमने पिछले 1 वर्ष में इतना इतना नॉलेज गैदर कर लिया है, या हमने इतने इतने पैसे कमा लिए हैं, या फिर हमने इतने अच्छे अच्छे जो संबंध बनाए हैं। तो ऐसे कुछ अपनी अचीवमेंट बताओगे। ऐसे ही भारत सरकार से मैं पूछूं तो भारत सरकार ऐसे नॉलेज के बेसिस पर थोड़ी बता पाएगी, हमने अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए हैं ऐसे थोड़ी बता पाएगी। तो हमें कुछ एक ऐसा नंबर तो बताना पड़ेगा ना जिससे पता लगे कि कौन सा देश आगे बढ़ रहा है, कौन सा देश नहीं बढ़ रहा, एक प्रॉपर कैलकुलेशन हो। उसके लिए हमें फिर जीडीपी नाम के शब्द की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पैसा मैटर नहीं करता, हैप्पीनेस जो है वो अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ देश ग्लोबल आपके ग्रोस हैप्पीनेस प्रोडक्ट जो वो निकालते हैं, हैप्पीनेस
आपके देश में हैप्पीनेस कितनी बड़ी, खुशी कितनी बड़ी। लेकिन ये भी एक बहुत सब्जेक्टिव क्राइटेरिया हुआ यार। हैप्पीनेस सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग देशों के लिए हैप्पीनेस का मतलब अलग अलग होगा, फ्रीडम का मतलब अलग होता है, स्वतंत्रता का मतलब अलग होता है। तो आप कैसे निकाल लोगे हैप्पीनेस? फिर कुछ लोग कहते हैं ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट निकालो, कितने पेड़ पौधे लगाए वो अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। किसी देश के अंदर ऑलरेडी 80%, किसी क्षेत्र में ऑलरेडी 80% भाग पर वन है, तो अब वो क्या करे? इसलिए ये भी कोई एक अच्छा पैरामीटर नहीं है। तो ये कोई भी अच्छे पैरामीटर इनमें से नहीं है। तो फिर कौन सा तरीका हो सकता है? अच्छा तरीका यही हो सकता है, मनी, पैसों के संदर्भ में बताओ। तो पैसों के संदर्भ में निकालने के लिए हम एक शब्द पर चलते हैं जिसका नाम है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब उत्पाद के तौर पर यूएसए कहे हमने इस वर्ष 10 कारें बनाई हैं, 5 बस बनाई है। भारत भी गए, हमने 5 कार बनाई है, 10 बस बनाई है। इस तरीके से सब लोग अपने अपने बताने लग जाए तो हम कहें क्या है यार, मतलब कैसे पता कैसे करें यार? आपकी जीडीपी बताने के लिए आपको कोई 100 पेज का नोट लिखना पड़ेगा, इतनी कार है, इतना फलाना, इतना ढिमकाना, ये वो। तो क्या करें? तो इन सब की वैल्यू बता दो ना, 10 कार की कितनी है। मान लो कि एक कार की वैल्यू 10 लाख है, तो कह दो ना 1 करोड़ रुपए ये हो गए। एक बस की वैल्यू मान लो 50 लाख है, तो 2.5 करोड़ रुपए ये हो गए। तो यूएसए कह दे हमारी जो जीडीपी है वो 3.5 करोड़ रुपए होगी। ऐसे ही भारत वाले कह दें कि भाई 10 लाख की थी तो 50 लाख ये हो गए, 10 बस 1 करोड़ के हिसाब से 10 करोड़ के ये हो गए, जो भी थे मतलब 5.5 करोड़ की हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हम यहां पर अलग अलग उत्पाद ना लेकर, अलग अलग प्रोडक्ट ना लेकर उनको एक ऐसे स्तर पर ले आते हैं जिससे कि तुलना करना आसान हो जाए, जिससे कि तुलना करना आसान हो जाए। तो यानी कि हम यहां पर लेते हैं मूल्य। किस चीज का मूल्य? किस चीज का मूल्य? आप कह दोगे जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं उनका, ठीक बात है, सभी वस्तुओं का, ठीक बात है। लेकिन मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, एक तरीके से सर्विस, सेवा प्रदान कर रहा हूं, तो क्या इसका कोई मूल्य नहीं है? इसका जीडीपी में कोई योगदान नहीं है, इसका देश के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं, क्या मैं टैक्स पे नहीं कर रहा? तो ये भी तो जोड़ो ना। तो यहां पर क्या आएगा? वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं और सेवाओं को क्या मूल्य? अब कैसा मूल्य? अमेरिका कह देगा हमने कार के शीशे बनाए, कोई कह देगा हमने जो है इसके बाकी इक्विपमेंट बनाए, कोई कहेगा हमने इसके टायर बनाए, इसके अलग जोड़ रहे हैं, इसके अलग जोड़ रहे हैं, इसके अलग जोड़ रहे हैं, और टोटल कार जिसने बनाई उसको अलग जोड़ रहे हैं। इसके लिए हमने क्या कहा, कितना। ऐसे मत करो भाई, अंतिम मूल्य बता दो आप। तो आप क्या बता दो, अंतिम मूल्य क्या, कुछ आपने जो भी आपने चीज डेवलप की है उसका अंतिम मूल्य क्या है, फाइनल वैल्यू। तो इस तरीके से मैं यहां पर एक शब्द और जोड़ देता हूं और वो है आपके अंतिम मूल्य। तो हमारी डेफिनेशन बनती जा रही है धीरे धीरे। जीडीपी की डेफिनेशन क्या हुई? तो मैं कहूंगा वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। फिर यूरोप वाले कहेंगे हमारी जीडीपी तो सबसे ज्यादा है। और भैया आपकी कैसे होगी सबसे ज्यादा? बोले हमने तो 1700 ही के अंदर इतनी इतनी चीजें बना दी थी, वो मशीन बनाई थी, वो मशीन बनाई थी, जोड़ लो उसके पैसे, जोड़ लो उसकी वैल्यू। हम कहेंगे ना ना, ये चीटिंग करता है। निश्चित अवधि बताओ भाई, निश्चित अवधि में, इन ए फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन, सामान्यतः ये लिया जाता है 1 वर्ष। पिछले 1 वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। अब मेरे सामने एक प्रॉब्लम और बची है, लास्ट प्रॉब्लम और बची है, उसके बाद अपनी जीडीपी की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। लास्ट प्रॉब्लम बची है कि एक यूएसए का व्यक्ति है,
वो भारत के अंदर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो इसको किसकी जीडीपी में काउंट करें, भारत में या फिर यूएसए में? यूएसए वाले कह रहे हैं नागरिक तो हमारा है, भारत वाले कह रहे हैं बना दो भारत में, किसकी जीडीपी में काउंट करें? तो इसका भी हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया, भारत में किया जाएगा, यानी कि जो डोमेस्टिक बाउंड्री है घरेलू सीमा है उसमें उसको काउंट किया जाएगा। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या आती है? जीडीपी की डेफिनेशन आ जाती है एक निश्चित अवधि में घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, या आगे जीडीपी की डेफिनेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक शब्द क्यों लिया? क्योंकि घरेलू सीमा ले रहे हैं। ग्रोथ शब्द क्यों लिया? वस्तुएं और सेवाएं सब शामिल है। प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट की ही वैल्यू निकाली जा रही है, तो हमने क्या बना दिया? जीडीपी। सकल, ग्रोथ का मतलब सकल, सकल का मतलब होता है कुल घरेलू उत्पाद। ये तो गया देश के हिसाब से, ये निकल गई देश की जीडीपी, भारत देश की जीडीपी। अब इसी को मैं, यदि मुझे राज्य के हिसाब से निकालना है तो मैं यहां पर एक शब्द जोड़ दूंगा, क्या? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये राज्य के लिए क्या शब्द यूज कर लेंगे? जीएसडीपी। क्या शब्द यूज कर लेंगे? जीएसडीपी। इस तरीके से जीएसडीपी राज्य के लिए निकाली जाती है, जीडीपी जो भारत के लिए निकाली जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन तो कम से कम समझ में अच्छे से आ गई होगी। जीएसडीपी क्या होता है? अब इसमें एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। जीएसडीपी क्या होता है वो हमें अच्छे से समझ में आ गया। एक निश्चित अवधि में घरेलू सीमा में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीएसडीपी कहलाता है, राज्य की सीमा की बात करें तो। अब ये जो जीएसडीपी है इसको दो अलग अलग पैरामीटर्स पर निकाला जाता है। एक जिसको हम बोलते हैं स्थिर मूल्य, या फिर जिसको बोल देते हैं बुनियादी मूल्य, इंग्लिश में बोल देते हैं कांस्टेंट प्राइस, और एक जिसको हम बोल देते हैं प्रचलित मूल्य, करंट प्राइस। दो अलग अलग वैल्यूज पर यह निकाला जाता है। क्या कारण है, क्यों निकाला जा रहा है, एक एक करके सब चर्चा करेंगे। क्यों निकाला जाना ऐसा जरूरी है? मान लो 2011-12 में भारत में 5 मोबाइल बनते थे। एक मोबाइल की कीमत 10,000 रुपए थी, तो भारत की जीडीपी कितनी होगी उस समय की? 50,000 रुपए। ठीक है। 2025 में दो अलग अलग कंडीशन में लेता हूं, ए और बी। पहली कंडीशन ये कि भारत में 10 मोबाइल बनने लग गए और उसकी कीमत वही 10,000 रुपए, तो यानी कि भारत की जीडीपी कितनी होगी? 1,00,000 रुपए। दूसरी कंडीशन, मोबाइल तो वही 5 ही बन रहे हैं आज भी, लेकिन मोबाइल की कीमतें बढ़ गई, 20,000 रुपए मोबाइल की कीमतें हो गई, जीडीपी कितनी? 1,00,000 रुपए। इस कंडीशन में भी जीडीपी 1,00,000 रुपए निकल के आ रही है, इस भी कंडीशन में भी जीडीपी जो वो 1,00,000 रुपए निकल के आ रही है। लेकिन क्या दोनों स्थितियां समान है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एक्चुअल में डेवलपमेंट हुआ है, इसमें एक्चुअल में पता लग रहा है कि आपके देश में प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं। जबकि इसमें क्या है? इसमें प्रोडक्ट तो उतने के उतने ही पड़े हैं, सिर्फ महंगाई बढ़ी है। सिर्फ क्या बढ़ी है? महंगाई। इसका मतलब हम जब जीडीपी निकालें तो दोनों चीजों का ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं हो कि हम जो वर्तमान वाला ले रहे हैं
उसमें सिर्फ महंगाई बढ़ने के कारण वो नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में आपने डेवलपमेंट नहीं किया। पहले भी 5 मोबाइल बन रहे थे, अब भी 5 मोबाइल बन रहे हैं। आप पहले दिन भी 5 पेज पढ़ रहे थे, आज भी 5 पेज पढ़ रहे हैं, तो फिर डेवलपमेंट कहां हुआ? इसलिए हम यहां पर जो जीडीपी है वो 2 अलग अलग वैल्यू पर निकालते हैं। एक स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य ले लिया जाता है, कोई एक हमें स्थिर मूल्य लेना पड़ेगा, तो हम स्थिर मूल्य ले लेते हैं 2011-12 का, कि 2011-12 के जो मूल्य थे उसके आधार पर जीडीपी क्या है। 2011-12 के मूल्यों के आधार पर जीडीपी क्या है, यहां से हमें एक्चुअल में जो ग्रोथ हुई है वो पता लगेगी। 2011-12 में यदि जो मोबाइल है वो 5 मोबाइल थे और 10,000 रुपए जीडीपी थी, तो 50,000 रुपए जीडीपी हो गई। आज के समय में 8 मोबाइल बन रहे हैं, वही 10,000 पर बताओ तो 80,000 रुपए। यहां पर हमें पता लगेगा कि भाई आज के समय में 30,000 रुपए जीडीपी बढ़ी है 11-12 की तुलना में। तो यानी कि 2 तरीकों से जीडीपी निकाली जाती है, एक स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य कौन से लिए जाते हैं 2011-12 के, और दूसरा करंट प्राइस पर। करंट प्राइस का मतलब हो गया वर्तमान में क्या मूल्य है, उस आधार पर निकाली जाती है, वर्तमान के मूल्यों पर। ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, क्या कि ज्यादा वैल्यू किस में निकल के आएगी, ज्यादा जीडीपी किस में निकल के आएगी? ऑब्वियस सी बात है, इसी में ज्यादा जीडीपी निकल के आएगी। कारण क्या है? क्योंकि ये नए मूल्यों के आधार पर है, नए मूल्यों के आधार पर है, तो इसमें महंगाई एक तरीके से क्या है, शामिल है। महंगाई इसमें क्या है, शामिल है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है वास्तविक आर्थिक विकास को नहीं दिखाता है। किसे नहीं दिखाता है? वास्तविक आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ, उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे जीएसडीपी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और ये स्थिर मूल्य वाला और प्रचलित मूल्य वाला क्या कॉन्सेप्ट है, और बार बार ये अपने सामने आएगा। अब जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर इतना है, प्रचलित मूल्य पर इतना है, इस पे इतना है, इस पे इतना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जीएसडीपी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं इसको यहीं पर आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं? हम यहां पर कह रहे हैं कि एक निश्चित अवधि में घरेलू सीमा में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीएसडीपी कहलाता है। अब एक शब्द आता है, एक और नया शब्द पढ़ते हैं। ये जीएसडीपी आपको समझ में आ गया, नया शब्द पढ़ते हैं। नया शब्द है एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही सेम आ गया एनएसडीपी। ये क्या कहता है? ये कहता है सर चीटिंग कर रहे हो आप ये कह रहे हो कि मेरे पास 5 कार थी, 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए मान लो एक कार का, तो 50 लाख रुपए की एक तरीके से मेरे पास संपत्ति पड़ी है। लेकिन आपने पिछले वर्ष जो कार ली थी 10 लाख रुपए की, क्या आज के समय में भी उसकी वही वैल्यू है क्या? मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पास में कितनी क्या प्रॉपर्टी है? आप याद करो कि यार मेरे पास में ना एक कार है, एक मेरे पास में बाइक है। कार मैंने ली थी 10 लाख की, बाइक मैंने ली थी 1 लाख की, तो मेरे पास 11 लाख की प्रॉपर्टी है। मेरी जो जीडीपी है, एक तरीके से मैं इसको टेक्निकल टर्म्स में अलग बात होगी, पर एक बार मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझने के लिए मैं कह दूं कि आप कह दो मेरी 11 लाख की जीडीपी है। मैं कहूंगा नहीं, एक्चुअल में 11 लाख की नहीं है, क्योंकि आपने जब ली थी ना इसको तब 10 लाख वैल्यू थी। आज के समय में इसकी क्या हो गया? डेप्रीशिएशन, हार्श हो गया, ह्रास हो गया। इसके अंदर क्या हो गया? ह्रास। जीएसडीपी में से क्या कम कर दो? डेप्रीशिएशन। जीएसडीपी में से क्या कम कर दो? डेप्रीशिएशन। या फिर मैं ये कहूं कि जीएसडीपी में से जो वस्तुएं हैं उनकी उपभोग जो हुआ है, सकल उपभोग जो वो हटा दो। उपभोग वाली बात को चलो हटाओ, अपन तो ये याद रख लो कि जीएसडीपी में जो
डेप्रिशिएशन हुआ है उसे क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, या स्थायी पूंजीगत उपभोग को हटा दिया जाए। तो जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी उसको हम कहेंगे एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मुझे अपना बहुत भारी भरकम दिमाग लगा के बताएंगे जीएसडीपी की वैल्यू ज्यादा होगी या एनएसडीपी की। बहुत ही सिंपल सी बात है, वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, जीएसडीपी की, क्योंकि एनएसडीपी तो उसमें कुछ घटाने के बाद निकल के आ रहा है। तो जीएसडीपी क्या होता है, एनएसडीपी क्या होता है, ये दो बातें तो आप समझ गए। अब मैं एक शब्द की और यहां पर चर्चा करूंगा और वो है जीएसवीए, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। ये देखो, जीडीपी निकालने का एक नया तरीका है। अभी तक हम जो जीडीपी निकाल रहे थे उसमें हम ये कह रहे थे कि भाई हमें सेक्टर वाइज नहीं पता लग रहा कि भाई किस सेक्टर में कितनी क्या जीडीपी बढ़ी, ओवरऑल आपने देश की एक जीडीपी बता दी। और उसमें एक और प्रॉब्लम भी थी, उसमें जो महंगाई है वो भी उसमें शामिल थी, या फिर महंगाई की चलो छोड़ो, मैं कोई यदि कोई टैक्स वगैरह जोड़े हैं तो वो भी इसमें शामिल थे। नहीं समझे, मुझे पता है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। मैं कहूं कि एक कार 10 लाख रुपए की बनी, कितने की बनी, 10 लाख रुपए की बनी, लेकिन हमें तो क्या लेना है, अंतिम मूल्य लेना है। जीडीपी की परिभाषा में क्या था, अंतिम मूल्य लेना है। 10 लाख रुपए की बनी, उसके ऊपर 2 लाख रुपए सरकार ने लगा दिया टैक्स। 2 लाख रुपए सरकार ने क्या लगा दिया, टैक्स। हालांकि सरकार ने 50,000 रुपए की सब्सिडी भी दी, ई व्हीकल था इसके लिए सरकार ने 50,000 रुपए सब्सिडी भी दी। इस तरीके से इसकी टोटल वैल्यू निकल के आई 11.5 लाख रुपए। क्या निकल के आई वैल्यू, अंतिम मूल्य क्या निकल गया, 11.5 लाख रुपए। आप मन ही मन खुश होते रहो, अपनी जीडीपी 11.5 लाख रुपए है। ऐसे तो भाई सरकार को जीडीपी बढ़ानी हो तो बहुत बढ़िया सा तरीका है, टैक्स बढ़ा दो, जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई देगी। हम बहुत आसान भाषा में समझने के लिए ये सब एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें टेक्निकल और अंदर जाया जा सकता है, लेकिन पहली क्लास है, रुक जाओ भाई थोड़ा सा। तो 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सरकार ने लगा दिया टैक्स, 50,000 रुपए दे दी सब्सिडी, टोटल वैल्यू कितनी निकल गई, 11.5 लाख रुपए। हम खुश हो जाएंगे, जीडीपी हमारी कितनी है सर, 11.5 लाख रुपए। लेकिन ये क्या एक्चुअल कंडीशन को बता रहा है कि ये तो टैक्स की वजह से है, आपने कोई प्रोडक्ट ज्यादा थोड़ी बनाई है, तो टैक्स की वजह से हो गया। तो क्या किया जाए, तो किया ये जाए कि अलग अलग लेवल पर चीजों को निकाला जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि हमारे जो इकोनॉमी है उसमें 3 सेक्टर माने जाते हैं। एक जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, इसमें कि एग्रीकल्चर आता है जो मूल रूप से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दूसरा जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मेनली आता है आपके इंडस्ट्री। और तीसरा जिसके अंदर आता है आपके सर्विसेज, सेवाएं। 3 सेक्टर आते हैं। मैं यदि ये कहूं कि भाई किसी ने 1 किलो गेहूं, मान लेते हैं एक बार के लिए 10 रुपए किलो है, 10 रुपए की गेहूं का उत्पादन किया, या फिर ये लगा लो 10 रुपए के आलू का उत्पादन किया, और किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले ने आलू से बना दी उसके लेज चिप्स, और जो खर्चा लगा उसको जोड़ने के बाद ये बन गया 25 रुपए। अब कोई ये कंपनी है वो इसकी क्या कर देती है, पैकेजिंग वगैरह कर देती है, और पैकेजिंग वगैरह करने के बाद में 35 रुपए बन गया। अब सरकार ने ले लिया 10 रुपए टैक्स, और हो सकता है 2 रुपए की दे दी सरकार ने सब्सिडी। सुनो फिर से,
₹10 के आलू उगाए, उससे बना दिया लेस चिप्स, ₹25 हो गए। ₹10 पैकेजिंग वगैरह करने के, सर्विस के, ₹35 हो गए। ₹10 सरकार ने लगा दिया टैक्स, 35 और 10 45, ₹2 सब्सिडी दे दी। तो एक्चुअल में क्या निकल के आया? ₹43। ये एक्चुअल में हमारा क्या है? GSVA। ये क्या है? GSVA। वैल्यू एडिशन कितना हुआ वो यहां पर पता लग रहा है, GSVA। ये ज्यादा वास्तविक चित्र को दिखाता है इकोनॉमी के। इसमें टैक्स जोड़ने के बाद और सब्सिडी घटाने के बाद में जो वैल्यू निकल के आई है वो है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर पता लगा कि GSVA जो हमारा कितना है, सॉरी ये कितना रुपए निकल गया? ₹43। अरे सॉरी, एक मिनट, एक बात उल्टी बोल दी क्या, कि ₹43 क्या निकल गया? जो अंतिम मूल्य यानी कि ये हमारा क्या निकल के आया? GDP। ये तो अंतिम मूल्य है ना, तो ये तो सरकार की क्या है? GDP है। ये तो सरकार की क्या है? GDP है। कितनी? ₹43। अंतिम मूल्य तो यही है। लेकिन मैं ये कहूंगा ये जो टैक्स जो है ना, ये आप गलत जोड़ रहे हो, इसकी वजह से आप GDP बढ़ा रहे हो। तो इसमें से मैं क्या कर दूं? टैक्स घटा दूं। तो सरकार कहेगी सब्सिडी भी तो दे रहे हैं, तो एक काम करो सब्सिडी जोड़ लो अपनी। तो ₹43 में से ₹10 घटा दो 33, और ₹2 वापिस जोड़ दो 35। तो मैं कहूंगा एक्चुअल में क्या निकल के आया? ₹35। ये वाली जो वैल्यू थी ना, ये निकल के आ गई। कहने का मतलब इन सब चीजों का प्रभाव ना पड़े तो फिर वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या है? हमारी GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके देखो दो फायदे हुए। पहली बात तो हमें रियल पिक्चर पता लग गई कि GDP में से टैक्स घटा दो, सब्सिडी जोड़ दो, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है वो एक्चुअल में क्या है? GSVA। जो अंतिम मूल्य है वो तो सीधे सीधे क्या निकल के आ रहा है? GDP निकल के आ रहा है। लेकिन हमें यहां से टैक्स घटा दिया, सब्सिडी जोड़ दी, तो जो निकल के आ रहा है वो क्या है? GSVA। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया, हमें ये पता लग गया कि यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर की GDP कितनी है, तो हम कहेंगे ₹10। हमसे पूछेंगे कि इंडस्ट्री की कितनी है, तो इंडस्ट्री की हम कहेंगे कितना वैल्यू एडिशन किया है? 25 - 10 ₹15। और हमसे पूछेंगे सर्विस सेक्टर की कितनी है, 35 - 25 ₹10। तो यानी कि हमें अलग अलग सेक्टर की GDP भी, GSVA भी पता लग गया, अलग अलग सेक्टर का, कि एग्रीकल्चर ने इतना कंट्रीब्यूट किया, इंडस्ट्री ने इतना कंट्रीब्यूट किया, और सर्विस सेक्टर के द्वारा इतना कंट्रीब्यूट किया गया। तो एक तरीके से हमें GSVA के माध्यम से क्या क्या फायदे हुए? GSVA निकालने से एक तो हमें पता लग गया कि एक्चुअल GDP में से यदि टैक्स घटा दो और सब्सिडी जोड़ दो, उसके बाद में जो निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आती है, वो रियल पिक्चर है। ऐसे तो आप टैक्स जोड़ के कितनी GDP बढ़ा लो। दूसरी बात, GSVA से हमें जो फायदा हुआ, हमें सेक्टर वाइज ग्रोथ पता लग गई कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ कितनी जा रही है, इंडस्ट्री की ग्रोथ जो वो कितनी जा रही है, और आपके सर्विस सेक्टर की ग्रोथ जो वो कितनी जा रही है। क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर हैं? क्या इन 3 शब्दों के बारे में कहानी समझ में आ गई? एक काम करते हैं, पहले अपन इन 3 शब्दों के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में 2 और शब्दों पर चर्चा करेंगे, 2 और टर्मिनोलॉजी पर चर्चा करेंगे। टोटल 5 शब्दों के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसके पढ़ते हैं फैक्ट्स। जो मामला आपको शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा भारी भरकम, लेकिन सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो क्या नहीं करना है? आपको घबराना नहीं है। एक एक करके हम याद करेंगे और कई बार जाके पढ़ेंगे, तब जाके याद होंगे। मान लो कि पहली बार में याद होना उतना आसान नहीं है। GSDP स्थिर मूल्यों पर बात करें तो राजस्थान का है 9.06 लाख करोड़। 9 लाख, लगभग 9 लाख करोड़, इतनी राजस्थान की GDP है स्थिर मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर निकालेंगे, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा ही आएगी, 17.04 लाख करोड़। कितना है? 17.04 लाख करोड़। प्रतिशत की बात करें, वृद्धि कितनी रही? स्थिर मूल्यों के आधार पर देखें, पिछले वर्ष की तुलना में 7.82% की वृद्धि हुई, और प्रचलित मूल्यों के आधार पर देखें तो 12.02% की वृद्धि हुई।
एक एक करके हम इस डेटा को याद करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर कहा यह है जी 9.06 लाख करोड़। क्या है ये? तो ये है जीएसडीपी। किस पर? स्थिर मूल्यों पर। और प्रचलित मूल्यों पर कितनी है? 17.04। 17.04 लाख करोड़। वृद्धि कितनी? ये है प्रचलित मूल्यों पर। वृद्धि कितनी है? तो वृद्धि है 7.82% स्थिर मूल्यों पर और 12.02% प्रचलित मूल्यों पर। राजस्थान की यदि हम बात करें, पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि है वो 12.02% की है। पिछली बार 15.26 लाख करोड़ के आसपास थी। अब जो है हमारी प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी बढ़ के कितनी हो गई है? 17.04 लाख करोड़। कितनी हो गई है? 17.04 लाख करोड़। पहले हमें इन वैल्यूज को याद करना है। तो 9.06 और 17.04, वृद्धि में 7.82 और 12.02। उसके साथ साथ में हमने एक चीज और पढ़ी, वो क्या था? एनएसडीपी। एनएसडीपी मुझे बताओ, या फिर पहले काम करते हैं जीएसवी याद रख लेते हैं, इसी सीक्वेंस में हो जाएगा। जीएसवी, जीएसवी मुझे बताओ, इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा? बहुत सिंपल सी बात है, जीएसवी क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि इसमें टैक्स घट रहा है ना। टैक्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है, उसकी वजह से तो जी जो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो जीएसवी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें से हम क्या करेंगे? टैक्स को घटाएंगे। तो जो जीएसवी निकल के आता है वो है आपका 8.22 लाख करोड़ स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर है 15.70। 8.22, 15.70। वृद्धि की बात करें 6.29 और 10.83, यानी कि 8.22 लाख करोड़ और 15.70, 6.29% और वृद्धि की बात करें तो 10.83%। और साथ के साथ एक और वैल्यू देख लेते हैं, और वो है एनएसडीपी की, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो इस बार कितना है? 7.96, 15.25। 7.96 और 15.25। वृद्धि की बात करें तो 8.03 और 12.23। 8.03 और 12.23। लिखने से याद नहीं होंगे, बार बार इसको पढ़ने से, और कोई ना कोई एक दिमाग में कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा। करते हैं सेट, ये चीज भी सीख लेते हैं कि कैसे याद करनी होती है चीजों को। हमें थोड़ा बहुत नंबर प्ले करना पड़ेगा, नंबर से थोड़ा खेलना पड़ेगा। कैसे खेलते हैं देखो, कोशिश करते हैं। 9.06 है, इससे थोड़ा कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? लगभग लगभग 80,000 कम हो रहा है। 9.06 और यहां पर कितना है? 8.22। अगली बार कितना कम हो रहा है? अगली बार 20 ही मान लो। 8.22 और 7.96, 20 ही मान लो। तो यहां पर 80, यहां पर इस तरीके से जीएसडीपी 9.06 है, और ये जो 8.22 है, और एनएसडीपी कितना है? 7.96 है। इधर बात करें तो 17.04 और 15.70, यानी कि 1.30 कम हो रहा है यहां पर। तो यहां पर कितना कम हो रहा है? यहां पर हम देखें तो मुश्किल से 45 के ही कम हो रहा है। यानी कि ये और ये कम होने में अनुपात जो लगभग लगभग 2.5 गुना का है। एक ऐसे मैं केवल वैल्यू खेल रहा हूँ, 2.5 गुना का है। और यहाँ पर भी जो है ये 30 मान लो, तो ये भी लगभग लगभग इतना ही है। तो अपन पहले ये 6 नंबर याद करते हैं। पहले कोशिश करते हैं इन 6 नंबर को याद करने की। तो पहले इधर वाले यदि मैं याद करूं तो 9.6 है, 8.22 है, 7.96 है। फिर से याद करो, 9.06 है, 8.22 है और 7.96 है। अब मैं इधर वाले जो नंबर हैं उनको याद करता हूं। तो उनको मैं याद करूं तो ये 17.04 है, ये 15.70 है और ये 15.25 है। फिर से याद करो, फिर से लिखेंगे। 9.06 है, 8.22 है, 7.96 है।
यहां पर लिखोगे 17.04 है, 15.75 है और 15.25 है। इतना ही था, 25 था, 70, अच्छा ये 70 था। इसी तरीके से हमें बार बार इनको पढ़ पढ़ के ही याद करने पड़ेंगे, और ये जो चैप्टर 1 है ये कई बार आपका रिवीजन होगा तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 9.06 लाख करोड़, 8.22 लाख करोड़, 7.96 लाख करोड़, इधर 17.04, 15.70 और 15.25। अब अपन याद करते हैं इनकी ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को देखो, एग्जैक्ट नंबर याद करने की बजाय एक रफ आइडिया जो ले लिया जाए तो ज्यादा ठीक रहता है। ये लगभग लगभग एक बार मैं 8% याद कर लूं, ये 6% और ये वापस कितनी 8%, लगभग 8%, 8 से थोड़ा सा कम, लगभग 6% और लगभग जो है वो कितनी 8%, तो 8 से थोड़ी सी ज्यादा, 8 से थोड़ा सा कम, 8 से थोड़ा ज्यादा और लगभग 6। ऐसे ही इधर 12, 12 से थोड़ी ज्यादा और 10 या 11 मान लो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 12.02, यहां पर आ जाएगा 10.83, 11 ही मान लो इसको, और ये 12.23 था क्या, 12.23, 12, 12 से थोड़ी ज्यादा और बीच में 11, लगभग लगभग यही 8, 8 से थोड़ी ज्यादा बीच में 6, 12, 12 से थोड़ी ज्यादा 11। फिर से देखते हैं इन सारे नंबर को एक बार फिर से मैं मिटा के फिर से अपन जो इसको लिखने की कोशिश जो वो करते हैं। 9.06 लाख करोड़, 9.06 लाख करोड़, इससे थोड़ा 80,000 कम कर दो 8.22, लगभग 24-25 कम कर दो 7.96, इधर 17.04, 15.70, 15.25, 8%, 6%, 8 से थोड़ा ज्यादा, 12%, 11%, 12 से थोड़ा ज्यादा। बस ये 6 नंबर तो हमें कम से कम याद हुए। अब इसमें अपन और नंबर याद करेंगे, ये पूरी टेबल जो अपन याद करेंगे, लेकिन पहले कम से कम इतने नंबर जो हमें याद हों, है ना। ये है हमारे GSDP के डेटा, ये है हमारे GSVA के डेटा, और ये है हमारे NSDP के डेटा, ठीक है। तो एक बार हमने 3 बातें याद कर ली और इन तीनों को समझ लिया। एक बार फिर से मैं देखता हूं कि हमारे सामने GSDP, GSVA और NSDP, इसकी पहले मैं परिभाषा वगैरह याद कर लेता हूं। परिभाषा मुझे बता दो, GSDP की परिभाषा क्या थी, अंतिम मूल्य किसका, वस्तुओं और सेवाओं का, कहां पर, घरेलू सीमा में, निश्चित अवधि में। कितनी निकल के आई थी, तो हम कहेंगे सर ऐसे तो हमें याद नहीं, ऐसे याद पड़ा है, तो जैसे याद है वैसे बता दो, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। 9.06 पढ़ा था हमने यहां पर जो है हमने इसको कम किया था, 8.22 पे ले आए थे, यहां पर हम जो 7.96 पर ले आए थे, यहां पर हम जो वो 17.04 से शुरुआत की थी, यहां पर 15.70 ले आए थे, यहां पर 15.25 ले आए थे। यहां पर हमने प्रतिशत की बात करें तो 8% से शुरुआत की थी, 7.82, यहां पर हमने 6% पर ले आए थे, यहां पर 8 से थोड़ा ज्यादा 8.03%, यहां पर हमने 12% से शुरुआत की थी, यहां पर हम 11% पे ले आए थे, यहां पर हमने 12 से थोड़ा सा क्या बना दिया था, ज्यादा बना दिया था। GSVA की परिभाषा क्या होती है, GSVA की परिभाषा क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र मतलब कि एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, और उससे कितना क्या GDP निकल के आ रहा है, क्षेत्र अनुसार निकाला, यानी कि GSDP में से टैक्स तो हमने दिया घटा और सब्सिडी दी हमने जोड़। और NSDP क्या था, NSDP था सर GSDP माइनस डेप्रीशिएशन, NSDP माइनस डेप्रीशिएशन। तो ये सारी बातें जो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। फिर से मैं बता दूं, जो मैंने चैप्टर के शुरुआत में बताई थी कि ये बातें मेंस में उतनी ज्यादा काम की नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट जो वो नहीं लिखी गई है। इतनी बातें याद रहेंगी। अब हम चौथा शब्द समझ लेते हैं, फिर वापस फैक्ट्स पे आएंगे। एक साथ सारे फैक्ट कर दिए ना तो फिर आपको याद भी नहीं होंगे। अब वापस अपन चौथे शब्द पर चलते हैं, और चौथा शब्द है जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय। मैं आपसे कहूं कि किसी देश में, किसी राज्य में सब लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की यदि एवरेज निकालें, फॉर एग्जांपल कोई एक जो है व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है साल के, कोई एक जो 5 लाख रुपए कमाता है, और मैं कहूंगा इन दोनों की एवरेज इनकम कितनी है प्रति व्यक्ति के हिसाब से बात करें, तो आपको 1 + 5 6 डिवाइड कर दूं किससे, 2 से, यानी कि कितनी आ गई, 3 लाख रुपए। कितनी आ गई, 3 लाख रुपए। यानी कि कैसे निकाली जाती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में आपको ये तो कहानी समझ में आ गई, इससे मैं डिवाइड कर दूं किससे, जनसंख्या से। लेकिन किस चीज को करूं, सब लोगों की आय, कैसे जोड़ूं सब लोगों की आय, इस व्यक्ति की आय इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, कैसे जोड़ूं। क्या हमारे पास में सब लोगों की आय का पता है, नहीं पता, तो फिर क्या करें, हम एक नंबर पता है और उसका नाम है एनएसडीपी। एनएसडीपी यानी कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या हुआ, एनएसडीपी को डिवाइड कर दो मिड ईयर पॉपुलेशन से, उस वर्ष के बीच में जो जनसंख्या रही एक अनुमानित, उससे डिवाइड कर दो, तो जो निकल के आएगी वैल्यू उसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। किस नाम से जानेंगे, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। फॉर्मूला क्या रहेगा, एनएसडीपी डिवाइड कर दो किससे, जनसंख्या से, मिड ईयर पॉपुलेशन। एनएसडीपी को डिवाइड कर दो किससे, मिड ईयर पॉपुलेशन से। क्लियर है। यदि हम इस बार के डेटा देखें तो इस बार की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, ये देखो याद रखना उतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा आसान ही होता है ना। कारण क्या, कारण हम खुद की इनकम से इसको रिलेट कर लेते हैं। तो मैं कहूं कि पर कैपिटा जो इनकम है इसमें 638, और ये सब याद रखने की बजाय आगे वाला नंबर याद रख लो बस, 96,000। कितना, 96,000। स्थिर मूल्यों पर कैपिटा इनकम कितना था, 96,000। प्रचलित मूल्यों पर कितना था, लगभग लगभग 2 गुना कर दो, 96 का 2 गुना होता है 192, उससे थोड़ा सा कम, यानी कि 1,85,000। 1,85,000। यदि ये तो गया राजस्थान का, यदि मैं आपसे पूछूं भारत का, तो भारत वाले में थोड़ा सा बढ़ा दो, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा, कितना, 12-13 तो इधर, 18,000 तो इधर बढ़ा दो, और 18,000 इधर बढ़ा दो, 18,000 इधर बढ़ा दो, लगभग लगभग 18,000 इधर बढ़ा दो। 96 में 18,000 बढ़ाया तो कितना आ गया, 1,12,000, और 1.85 में बढ़ाया तो लगभग कितना आ गया, 2,03,000, तो आप मान लो 2 लाख। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर एक और फैक्ट याद कर रखेंगे जिसका नाम है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया, 96,000 हो गया, लगभग डबल से थोड़ा सा कम कर दिया, 1,85,000 हो गया। यदि यही मुझसे पूछ लिया जाए भारत का, तो भारत का मैं कहूंगा 18,000 इधर बढ़ा दो, यानी कि 1,12,000 रुपए, और इधर भी पहले 18,000 बढ़ा दो, 2,03,000 बनता है, थोड़ा सा कम कर दो, 2 लाख रुपए। ये हो गया भारत का। भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है, और राजस्थान की पर कैपिटा इनकम कितनी है, राजस्थान की कितनी है, 96,000 रुपए, और प्रचलित मूल्य पर कितना कर दो, डबल कर दो, 1,85,000 रुपए। अब मैं आऊं यदि कि इसकी ग्रोथ रेट कितनी है, तो ग्रोथ रेट देखो इसी के अनुपात में होती है ना। ग्रोथ रेट क्या होती है, इसी के अनुपात में होती है। तो ये है स्थिर मूल्य पर 6.88, और प्रचलित मूल्य पर कितनी है, 11.04। तो ये है आपके 6.88%, और इधर कितनी है, 11.04%। तो यदि आप देखोगे 12 11 12 11, इधर देखोगे 8 6 8 6 या 7, ये इतने नंबर जो है हमें कम से कम जो याद करने हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये अपन ने इतने फैक्ट जो अभी तक याद किए, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके अलावा 4 शब्दों के बारे में अपन ने चर्चा, इनके सारे फैक्ट्स अभी तक नहीं पढ़े अपन, अभी इसके और फैक्ट्स पढ़ने हैं, पर मैं एक साथ सारे फैक्ट्स की बम्बार्डमेंट जो आपके सामने नहीं करना चाहता। एक जो शब्द है उसके बारे में हम और जान लेते हैं, और वो है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये और क्या होता है, इसको और जान लेते हैं। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थायी पूंजी निर्माण।
अपन जो कह रहे थे कि ओवरऑल डेवलपमेंट या लॉन्ग टर्म के अंदर जो डेवलपमेंट जो ज़्यादा काम का है वो है हमारे ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जितनी स्थायी पूंजी निर्माण हो सके, कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि भाई जो मशीनरी है, जो सड़कें हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में अपने काम आएगी, उसको अपन किस रूप में जानते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में जो जानते हैं। तो एक तरीके से मैं यहां पर कह सकता हूं कि एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और विकास को दिखाता है। लॉन्ग टर्म के अंदर जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी उस चीज को जो दिखाता है। यदि मैं बात करूं वैल्यू के अंदर तो ये है 4,48,061 करोड़ की इस बार कुल ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो यहां पर हुई। तो यदि हम परिभाषा के रूप में बात करें तो क्या कहेंगे? ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? सकल स्थायी पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई कुल परिसंपत्तियों में से निस्तारित संपत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसंपत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है। डेफिनेशन बड़ी मुश्किल सी लग रही है, एक काम करते हैं, एक एक शब्द को यहां पर समझते हैं। सबसे पहली बात, सकल स्थायी पूंजी निर्माण वर्ष के दौरान, यानी कि एक निश्चित अवधि ले ली, क्या पूरे एक वर्ष में उत्पादनकर्ता द्वारा सर्जित की गई कुल परिसंपत्तियों में से मान लेते हैं कि भाई टोटल 5 मशीन लेके आए। टोटल क्या लेके आए? 5 मशीन लेके आए और उसमें से 2 मशीनें ऐसी थी जो पिछली बार लेके आए थे लेकिन इस बार वो डिस्पोज कर दी, खत्म हो गई, खराब हो गई, बेच दिया। तो 2 मशीन वो घटानी भी तो पड़ेगी। 5 मशीन लेके आए वो तो ठीक है, पर 2 मशीन पिछली बार जो लेके आए थे वो खराब होगी, उसको भी तो घटाओ। तो टोटल हमारा ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल कितना हुआ? 3 मशीन हुआ। तो बस वही कह रहे हैं यहां पर, क्या कह रहे हैं? सर्जित की गई कुल परिसंपत्तियों में से निस्तारित संपत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसंपत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर, कुल मिलाकर उपयोग की कीमत के आधार पर जो बता दो, मशीन कितने की आई उस आधार पर बता दो। तो कुल मिलाकर जो कुल उत्पादित परिसंपत्तियां थी, कैपिटल जो फॉर्मेशन हुआ था, उसमें से क्या घटा दो? जो डिस्पोज हो चुका उसको घटा दो, तो जो निकल के आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। और ये इस बार जो राजस्थान का अपन बात करें तो कितना है? तो 4,48,061 रुपए, करोड़ रुपए, 4,48,61, 4,48,061 करोड़ रुपए। याद रहिएगा, 4,48,061। टोटल जीडीपी का के हिसाब से अपन बात करें तो कितना है? तो ये है 29%। हमारी टोटल जीडीपी कितनी थी? 17.04 लाख करोड़। कितनी थी? 17.04 लाख करोड़। और ये कितना है? तो ये है 4,48। कितना हुआ? 25% से थोड़ा ज्यादा, चौथे हिस्से का थोड़ा सा ज्यादा है ना। चौथा हिस्सा कितना होता है? इसका चौथा हिस्सा करो 4, 4.25 होता है, उसे थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि 29.45%। तो टोटल जीडीपी का ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 29.45%। और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। किसी भी इकोनॉमी के लिए जितना ज्यादा ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, जो कि कितना है? 29.45%। अब यह आता कि ये जो इतनी जो पूंजी निर्माण की है वो किसने की है? सरकार ने की है या फिर निजी क्षेत्र के लोगों ने भी की है? तो आंसर आएगा जी, निजी क्षेत्र वाले ही ज्यादा काम करते हैं। सरकार तो वेलफेयर स्टेट के रूप में ज्यादा पैसे तो लोगों को बांटने में ही काम में लगा देती है। सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, सरकार का पैसा तो उसी में ज्यादा चला जाता है। तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन करने का जो काम है ये मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो यदि हम देखें निजी क्षेत्र की जो इसमें हिस्सेदारी है वो है 78.27%, और बाकी जो बची वो होगी सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी कि सरकारी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी ज्यादा है, कितनी? 78.27%। 78.27%। कितना है आपके जो है जीएसवी कितना, जीएफसीएफ कितना है? 4,48,061 करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का कितना है? 29.45%। पिछली बार की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि है, 11.65% की वृद्धि है।
ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? ज्यादा हिस्सेदारी है आपके प्राइवेट सेक्टर की 78.27%। 78.27% प्राइवेट सेक्टर की। अब प्राइवेट सेक्टर में या फिर ओवरऑल हम यदि, ये तो हो गया प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के बीच में अपने डिवाइडेशन कर दिया। यदि अपन वैसे देखें कि जो पूंजी निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन है, ये ज्यादा कौन से क्षेत्र में हुआ है? भाई मशीनें आई है, मशीनें कौन से क्षेत्र की? क्या मैन्युफैक्चरिंग वाली ज्यादा आई है, या फिर जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं वो ज्यादा मशीनें आई है? कौन से क्षेत्र की आई है? तो इसको याद रखने के लिए हमें 5 अलग अलग क्षेत्र की जो बातें, यानी कि टॉप 5 याद रखने पड़ेंगे। पहले अपन 3 याद करते थे, आजकल थोड़ा सा डेप्थ इन्होंने बढ़ा दी, तो अपन 5 तक याद रख लेते हैं। जिसमें याद रखने का तरीका देखो, पहले 3 को याद रखने का तरीका है कृपा। आपकी कृपा से ही इतनी मशीनें आई हैं, आपकी कृपा से ही इतनी मशीनें आई हैं। कृपा का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। आर का मतलब क्या है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और पीए का मतलब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी कि ये जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, कौन से फील्ड में ज्यादा हुआ है? सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के अंदर हुआ है, उसके बाद में रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के अंदर, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और फिर उसके बाद में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो रजिस्टर्ड है और मैन्युफैक्चरिंग जो कि अनरजिस्टर्ड है। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो कि रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड है। टोटल कितना है? टोटल है 4,48,061 करोड़ रुपए। इसमें से इन 5 क्षेत्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान है। अकेले जो कंस्ट्रक्शन वाला है वही लगभग लगभग आधा तो यही लेके बैठे हैं, लगभग लगभग 5वां हिस्सा ये लेके बैठे हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें कुछ बातें जो ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी फैक्ट्स पढ़े, जितने भी बातें पढ़ी, उन सबको एक जगह पर कंपाइल कर लेते हैं और फिर जो है अपन आज की क्लास खत्म करते हैं, और बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे और इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, और अगली क्लास में आते ही सबसे पहले हम इन्हीं को रिवाइज करेंगे। शुरुआत से देखते हैं आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा $350 बिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाई जाए। इसके लिए हमने कहा 7 स्ट्रेटेजिक पिलर्स आर देयर, 7 रणनीतिक स्तंभ हैं। उसको याद रखने के लिए कहा एवरी स्मार्ट सिटीजन प्लान्स फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर। इकोनॉमिक ग्रोथ, सेक्टोरल ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट। ये 7 बातें पढ़ी अपन ने। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा जीएसडीपी क्या होता है। तो हमने कहा निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो कि घरेलू सीमा के अंदर हो, तो ये जीएसडीपी होती है। जीएसवीए क्या होता है? तो ये हम सेक्टर वाइज निकालते हैं, इसमें जीएसडीपी में से टैक्स घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। एनएसडीपी क्या होता है? एनएसडीपी मतलब कि जीएसडीपी में से डेप्रिसिएशन को क्या कर दो? कम कर दो। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम एनएसडीपी को डिवाइड कर दो, किससे? पॉपुलेशन से, मिड ईयर पॉपुलेशन से। जीएफसीएफ क्या होता है? इस साल कितनी परिसंपत्तियां बनी माइनस कर दो कितनी डिस्पोज हुई, टोटल निकल के आ जाता है। सबसे पहले मुझे फैक्ट याद दिलवा दो जीएफसीएफ के, सबसे पहले फैक्ट याद दिलवा दो जीएफसीएफ के। तो जीएफसीएफ आपने बताया 4,48,061 करोड़ रुपए हुआ। इसमें जीडीपी का कितना हिस्सा हुआ? ये जीडीपी का 29.45% हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में ग्रोथ कितनी हुई? तो लगभग 11% की ग्रोथ हुई। इसमें प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा कितना था? तो 78.27% था। इसमें 5 सेक्टर बताओ, तो 5 सेक्टर हमने कहा आपकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। कृपा मतलब कि कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, ये 5 हैं। इसमें से अलग अलग पूछ लिया जाए तो एग्जैक्ट याद रखने की बजाय थोड़ा सा एक आइडिया सा होना चाहिए। इसका लगभग लगभग आधा सही है, लगभग आधा 2 24 होता है, लेकिन अपन बना दो 2 5। ये इसका लगभग 5वां हिस्सा बना दो। 5वां हिस्सा जो है लगभग कितना होता है? 80 और 10 90 बनता है, लेकिन ये 84 बना दो। इतना है।
तो ये GFCF के डेटा पड़े। पर कैपिटा इनकम क्या पड़ा था? पर कैपिटा इनकम मैंने कहा था आपको 96,000 राजस्थान वालों की स्थिर मूल्यों पर, इसका लगभग डबल कर दो, 182 बनता है, तो सॉरी 192 बनता है, 185 क्या हो जाएगा प्रचलित मूल्यों पर। भारत की मैंने कहा था 18,000 जोड़ दो यानी कि 1,12,000, इसमें भी लगभग इतना ही जोड़ दो यानी कि 2 लाख। प्रतिशत में वृद्धि देखा तो 7 और 11। तो ये हमने जो है इतने फैक्ट्स यहां पर याद किए। ये जीएसडीपी एक बार फिर से बता दो, 9.06, 8.22, 7.96, 17.04, 15.70, 15.25। ग्रोथ रेट 8, 8 से थोड़ा ज्यादा 7, 12, 12 से थोड़ा ज्यादा 11, यहां पर 7 और यहां पर 11। ये इतने फैक्ट्स जो अपन ने याद किए, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक की बातें याद हुई होंगी। पहला जो चैप्टर है एक्चुअल में फैक्ट्स इसमें बहुत ज्यादा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्स है बार बार हमारे सामने आते रहेंगे, इसलिए आपको ये पक्का याद हो जाएंगे। ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।